आज हम जान लेते हैं आईएमएफ के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इंटरनेशनल लेवल की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईडीबीआई, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही हैं। तो आज हम देख लेते हैं आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ आईएमएफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि आईएमएफ की वही कहा जाता है इसको, इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी, जो कि अमेरिका के एक शहर में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वित्तीय संस्थान है जो कि अपने सदस्य देशों को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म के लिए याद रखना है, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है और आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो आगे देख लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ। तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। अगर हम बात करें इसके सदस्य देशों की संख्या, तो इस समय इसके सदस्य देशों की संख्या है 190। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। डीसी का यहाँ पे मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डीसी को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया भी कहा जाता है, क्योंकि पहले कोलंबिया बहुत मशहूर था अमेरिका को कोलंबिया भी, मतलब इसका एक शहर भी है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। न्यू मेंबर, सब अभी इसका हाल ही में जो मेंबर बना है वो है एंडोरा। ये पायरेनीज पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है, फ्रांस और स्पेन के बीच में। पायरेनीज पर्वत श्रृंखला का एक भाग है ये, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में आता है। ये है अभी इसका 190वां सदस्य एंडोरा। अगर हम बात करें कोटे के आधार पर भारत के स्थान की, तो कोटे के आधार पर भारत का स्थान है 8वां। पूरे विश्व में 8वां स्थान रखना बहुत बड़ी बात है। तो कोटे के आधार पर अगर हम कोटे को देखते हैं, क्योंकि इसमें कोटा प्रणाली है, जो जैसा देश उसका एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है कि आप इतना इस कोटे में इतना पैसा रख सकते हैं। तो उस कोटे के आधार पर भारत का स्थान है 8वां। बहुत बड़ी बात है। आगे देख लेते हैं स्थापना के उद्देश्य। अब बात आती है इसके उद्देश्य क्या थे। वर्ल्ड बैंक भी बनाया गया, आईएमएफ भी बनाया गया, तो इसके उद्देश्य क्या थे, क्या रीजंस थे, देख लेते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना। जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, क्योंकि इनकी स्थापना का जो मेन रीजन था वो महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध से जो भी परेशानी पैदा हो गई थी, जो भी आर्थिक मंदी आ गई थी और जो भी आर्थिक नुकसान हुए थे, उनकी भरपाई करने के लिए इन दोनों संगठनों को बनाया गया था। तो इनमें क्या था, ये अगर इन चीज़ों को कंप्लीट करना है, जो भी परेशानी आ रही थी, जो भी नुकसान हुए थे पश्चिमी देशों के, अगर व्यापार को तेज कर दिया जाए, व्यापार को संतुलित कर दिया जाए, तो कुछ भरपाई उससे हो सकती थी। आगे है विनिमय दरों में स्थिरता लाना। जो भी एक्सचेंज रेट थे उनमें स्थिरता लाना, मतलब ये नहीं कि कोई अपना हाई करके रखे, कोई लो करके रखे। तो इससे क्या होगा, लो करेगा तो बहुत सारा व्यापार उसी की तरफ चला जाएगा। जो हाई करेगा उससे क्या होगा कि कुछ चीज़ों को वह हतोत्साहित करेगा, मतलब कुछ चीज़ों को रोक देगा जिनकी ज़रूरत है पब्लिक को, या जिन देशों से वहाँ पे निर्यात हो रहा है। तो इस चीज़ों को स्थिरता लाना था कि संतुलन में आ जाए। आगे है प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। जो भी भुगतान संतुलन था उसको ठीक करना, वहाँ से आप ऋण ले लीजिए, लोन ले लीजिए और उसको ठीक कीजिए अपना। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना। इससे क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना थी। जैसे कि हम जो भी मुद्रा डाल रहे हैं उसके अंदर जो भी 190 देश हैं, उसमें अलग अलग देशों द्वारा सभी की एक जैसी मुद्रा तो है नहीं, करेंसी है नहीं, तो अलग अलग देशों की मुद्रा थी वहाँ पे, और उन्हीं सभी में सामंजस्य बिठा के काम करना था। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे देश होते हैं जो अपनी चीज़ों के निर्यात करने के लिए, निर्यात अगर कहीं कर रहे हैं तो उसके बदले में डॉलर्स की डिमांड करते हैं।
तो कुछ ऐसे देश भी हैं जो डॉलर्स ना देके अपनी करेंसी में जो भी है व्यापार करते हैं। तो इन चीज़ों को सरल बनाना था, गरीबी कम करना, जो भी विश्व में जो गरीबी थी उसको कम करने का इसका एक उद्देश्य था। उनको मुहैया बहुत सस्ती दरों पर या बिना किसी ब्याज के उनको कई बार जो गरीब देश थे उनको ये ऋण उपलब्ध करा देते थे, काफ़ी लोन देते थे, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। ये थोड़ा सा उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं इनमें, इन चीज़ों को समझने के लिए एसडीआर बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसडीआर नहीं समझे तो आईएमएफ समझ में नहीं आएगा। मतलब आईएमएफ से ज़्यादा अगर आईएमएफ को समझना है तो एसडीआर को आपको समझना पड़ेगा। एसडीआर होता है एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं विशेष ड्राइंग राइट। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। पहले से ऐसे ही चला आ रहा था, जैसे भी कोटा निर्धारित नहीं किया गया था, थोड़ा बहुत निर्धारित कर दिया था, क्योंकि इसमें बड़े ही देशों का वर्चस्व था, वही अपनी तरीके से काम कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे सदस्य संख्या बढ़ी तो इसका थोड़ा सा चेंज किया गया चीज़ों को, इसमें रख दिया गया एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट। ये 1969 से आया। अब स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होता है कि जब भी कोई सदस्य आईएमएफ का सदस्य बनेगा, कोई भी राष्ट्र आईएमएफ का सदस्य बनेगा, तो उसका एक कोटा निर्धारित कर दिया जाएगा, और जो भी कोटे की राशि होगी वो शुल्क के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंदर जमा करनी पड़ेगी, और वो भी डॉलर के रूप में। कितनी? 25%। जो भी राशि निर्धारित की गई है उसके कोटे की, उसका 25% डॉलर के रूप में उसको रखना होता था 1969 से। याद रखना 1969 से। और जो भी 75% बचा 25% के बाद, वो अपनी करेंसी में उस कोटे के अंदर रख सकता था, और उसी के हिसाब से उसको ऋण मिलता रहता था। एक और चीज़ है, जो भी कोटा निर्धारित किया जाता है, जितना भी कोटा ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा आप अगर उसमें पैसा रखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपको वोटिंग राइट मिलता है। उस वोटिंग का उतना ही वेटेज होगा जितना कि आप उसमें कोटा, जितना कि कोटा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जितना ज़्यादा कोटा होगा तो जो वोट की वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा बढ़ जाएगी, वहाँ पे उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या था, मैंने दो चीज़ बताया आपको कि 1969 से कोटा प्रणाली लागी गई एसडीआर। तो उसमें क्या था कि 25% आपको डॉलर के रूप में और 70% आप जो भी कोटा निर्धारित किया है उसकी राशि को 75% को आप अपनी करेंसी में रख सकते थे। लेकिन 1971 में क्या हुआ, 1971 में ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई। मतलब जो डॉलर का जो वो था, ज़रूरी था कि डॉलर में ही रखना है जो भी चीज़ें की गई थी, तो 1971 में इसको ख़त्म कर दिया गया। 1971 में क्या किया गया, 1971 में एसडीआर बास्केट बनाया गया, एक एसडीआर का बास्केट बनाया गया। तो इसमें था, इसमें 5 मुद्राओं को रखा गया, जो भी 5 करेंसी थी वर्ल्ड की, उन 5 करेंसी को इसमें बास्केट में रखा गया, और कहा गया कौन कौन सी है देख लेते हैं। डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, चाइनीज रेनमिनबी, ये 5 करेंसी रखी गई उस बास्केट के अंदर कि आप, इसका क्या था, अब जो भी सदस्य देश थे वो डॉलर में ना रख के 25% अनिवार्य रूप से उनको डॉलर में रखना पड़ता था पहले, तो 1971 से पहले। तो अब क्या कर सकते थे सदस्य देश, इन 5 करेंसियों में से किसी में भी वो 25% रख सकते थे, किसी में भी 25%, और बाकी 75% वो अपनी करेंसी में मुद्रा का कोटा पूरा कर सकते थे। तो ये इसमें थोड़ा सा रियायत मिली देशों को, क्योंकि जिसके पास मान लीजिए डॉलर ज़्यादा है तो वो डॉलर में रख देता था, जिनके पास यूरो ज़्यादा है यूरो में रख दो, पाउंड ज़्यादा है पाउंड में रख दो, येन, चाइनीज रेनमिनबी, इन सभी में जो भी मुद्रा होती थी उसकी, चाहे तो सभी में बराबर थोड़ा थोड़ा रख सकता है, चाहे तो किसी एक मुद्रा को भी 25% रख सकता है, बाकी 75% उसको ये छूट थी कि वो अपनी मुद्रा में रख सकता है, और उसी हिसाब से उसको ऋण मिलता रहेगा, लोन मिलता रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, याद रखना है। आगे है आईबीआरडी में उन देशों को सदस्यता नहीं दी जाती जो आईएमएफ के सदस्य नहीं होते। मैंने वर्ल्ड बैंक पे पढ़ाया था आईबीआरडी, 5 ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जो वर्ल्ड बैंक को हेल्प करती हैं। इन 5 संस्थाओं के मतलब 5 संस्थाओं का समूह ही वर्ल्ड बैंक है। तो उनमें से एक संस्था थी आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये था इसका फुल फॉर्म।
तो इसमें क्या क्या है, आईबीआरडी में उन देशों को सदस्यता नहीं दी जाती जो आईएमएफ के सदस्य नहीं होते। अगर आप आईएमएफ के सदस्य हैं तभी आपको मिलेगी आईबीआरडी में सदस्यता, वहां पे आप ऋण ले सकते हो। आगे है रिपोर्ट्स। अब ये आईएमएफ जो है कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है साल दर साल। कौन सी रिपोर्ट है, जिनको एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, वो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। याद रखना है, आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, सिर्फ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक कुछ और करता है, याद रखना है। आगे है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये भी आईएमएफ जारी करता है। तीसरी है राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट, इसको भी आईएमएफ जारी करता है। याद रखना है, इन 3 रिपोर्ट्स को सिर्फ आईएमएफ जारी करता है, वर्ल्ड बैंक कुछ और जारी करता है। तो ये था हमारा आईएमएफ। आईएमएफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।